हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो रिस्ट जॉइंट है उसके एक्सरे के बारे में। इससे पहले एक दो लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर अपन ने हैंड के एक्सरे के बारे में बात करी थी और वहां पर मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन रिस्ट जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर कंटेंट तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारा दूंगा मैं, लेकिन अपन शॉर्ट डिस्कस करते हैं एक बार कि जो रिस्ट जॉइंट होते हैं उस रिस्ट जॉइंट के मेनली दो ही एक्सरे मेन होते हैं। एक तो होता है पीए व्यू जिसके अंदर बोलते हैं अपन पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, और दूसरा होता है अपने पास में अनलर डेविएशन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक और व्यू होता है स्पेशल व्यू जिसको बोलते हैं अपन टनल कार्पल व्यू। ठीक है, अब जो रिस्ट जॉइंट होता है, रिस्ट जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सब कार्पल बोन का एक्सरे भी बोलते हैं, क्योंकि रिस्ट जॉइंट के अंदर या कार्पल जो बोन होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो जॉइंट बता रहा हूँ मैं इसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपन रिस्ट जॉइंट बोलते हैं या फिर इसको कार्पल जॉइंट भी बन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्पल जो बोन्स होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। आपको नाम भी पता होंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें एक बोन जो होती है वो स्पेशल होती है जिसको बोलते हैं अपन स्कैफोल्ड बोन। ये स्कैफोल्ड बोन के लिए जो मैंने एक स्पेशल व्यू बताया आपको, अल्नर डेविएशन, वो किया जाता है। बहुत बार प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यू है जिसके लिए अल्नर डेविएशन किया जाता है या ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है, तो वो आता है स्कैफोल्ड फ्रैक्चर के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है, यदि अपन प्रैक्टिकल की भी बात करें या नॉर्मली अपन बात करें, मान लो किसी ने किसी को पीछे से धक्का मारा और वो गिरेगा तो सबसे पहले अपना कौन सा पार्ट बॉडी का टिकाएगा, वो हाथ ही टिकाएगा यूं। तो उस टाइम जो फ्रैक्चर होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है वो कौन सी रहती है, स्कैफोल्ड बोन की रहती है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, ये अल्नर डेविएशन करवाते हैं। तो अपने पास में देखो बहुत सारे व्यूज मैंने दिखाए हैं, यहाँ पर पीए व्यू दिखाया है, लेटरल व्यू दिखाया है, ओब्लिक व्यू दिखाया है। अब इसमें देखिए ओब्लिक व्यू भी दो तरीके से दिखाया है, एक सुपाइनेटेड एक प्रोनेटेड। दोनों में फर्क होता है सुपाइनेटेड और प्रोनेटेड में। ठीक है, इसके बाद में स्कैफोल्ड व्यू सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन पढ़ेंगे बेटा वो यही पढ़ेंगे। यदि अपन सबसे पहले बात करें तो अपन पीए व्यू की बात करेंगे, फिर लेटरल व्यू की बात करेंगे और सबसे लास्ट में बात करेंगे अपन स्कैफोल्ड की। इसी को बोल रहे हैं बेटा अपन अल्नर डेविएशन। और अल्नर डेविएशन क्यों किया जाता है, स्कैफोल्ड जो बोन होते हैं ना, इसी के लिए किया जाता है ये। ठीक है, तो एक प्रॉपर पैटर्न होता है, उसी के थ्रू अपने को काम करना होता है। जैसे अपन बात करें कि सबसे पहले पेशेंट पोजीशन अपने को लगानी होती है, उसके बाद में एक्सपोजर अपने को सेट करने होते हैं कि एक्सपोजर कैसे करें। देखिए सबसे यदि फर्स्ट अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट पोजीशन की। साहब आप एक तो उसकी पेशेंट पोजीशन बताइए, पेशेंट जो पोजीशन होगी, और ये ऑलमोस्ट सेम ही होती है जिस भी पार्ट के लिए आप कर रहे हो ना, तो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो वो पॉइंट आपको याद रखना है, बार बार उनको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप उन्हीं में से थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप उनको लिख सकते हो। ऑलमोस्ट सेम रहता है ये, है ना। ये तो पेशेंट पोजीशन। उसके बाद में दूसरे नंबर पर यदि अपन बात करें तो सेंटरिंग की बात आती है कि साहब आपने पेशेंट पोजीशन तो लगा ली, लेकिन सेंटरिंग कहाँ करोगे। उसके बाद में अपने पास में थर्ड पे आती है, वो आती है एक्सपोजर की। एक्सपोजर में अपन 3 चीजें इंक्लूड करते हैं बेटा, एक तो एमए मिली एम्पियर करंट की टेक्निक बोलते हैं इसको, एक लेते हैं अपन एमएएस, और उसके बाद में अपन लेते हैं केवीपी। ये 3 चीजें अपने को सेट करनी होती। उसके बाद में ग्रिड पे करना है, नॉन ग्रिड करना है। ग्रिड और नॉन ग्रिड आपको पता है ग्रिड का काम क्या होता है बेटा, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है उसको रिमूव करने का काम करती है ताकि इमेज की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाएगी। 5वें नंबर पे यदि अपन बात करें बेटा, कैसेट साइज वगैरह आ जाती है कि साहब कैसेट की आप जो साइज ले रहे हो वो कौन सी ले रहे हो। ठीक है, 6ठे नंबर पे यदि अपन बात करें तो इवैल्यूएशन, एनाटॉमिकल इवैल्यूएशन। मतलब जो आपने एक्सरे किया उसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये चीजें अपन पढ़ते हैं। तो एक बार मैं रीडिंग लगा दूंगा इनकी, बाकी तो आपको बहुत कॉमन सी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्लिनिकल इंडिकेशन, मतलब जो पेशेंट के लिए किया जा सकता है। देखिए आप सेकंड ईयर में जब जाओगे तो सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे स्पेशल रेडियोग्राफी। स्पेशल रेडियोग्राफी के अंदर मतलब होगा तो वो एक्सरे, लेकिन उसमें एक स्पेशल चीज ऐड कर दी जाती है जिसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो उसमें अलग अलग तरीके से व्यूज अपन पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो इंडिकेशन ही आता है। इंडिकेशन का मतलब अपन क्यों करना चाह रहे हैं वो एक्सरे। जैसे मान के चलो कोई भी पेशेंट आया आपके पास में कि साहब मेरे रिस्ट जॉइंट का एक्सरे कर दो, तो आप सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्यों कर दे।
डॉक्टर के पास में भी जाएगा तो डॉक्टर से क्या क्या बोलेगा वो कि मेरे को ये एक्सरे करवाना है, मेरे यहाँ चोट लग गई, तो फिर उसके बाद में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको साहब इसका एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो इंडिकेशन यही होता है कि क्यों किया जाए, क्यों किया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इंडिकेशन। तो फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस और अल्ना। देखो एक और चीज मैं समझा देता हूं आपको, ये आप यदि ध्यान से देखो तो ये रिस्ट जॉइंट है, इस रिस्ट जॉइंट के अंदर दो चीजें इंक्लूड होगी। देखिए इसको अपन क्या बोल रहे थे, कार्पल जॉइंट भी बोल रहे थे अपन। तो कार्पल के जस्ट बाद में आती है मेटाकार्पल और फेलेंजेस। फेलेंजेस इनडायरेक्टली तरीके से जुड़ी हुई रहती है, जबकि डायरेक्टली कौन सी चीज जुड़ी हुई है बेटा अपने पास में, कार्पल। इसके जस्ट बाद में अपने पास में क्या आती है, फोर आर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फोर आर्म। फोर आर्म क्या होता है, मतलब रेडियस और अल्ना। देखिए बेटा आपको आगे के जो अपन पढ़ेंगे उनमें भी आपको याद रखने हैं बेटा ये, ठीक है। ये इस तरीके से मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपने पास में देखो ये क्या आ जाएगा बेटा, इसको तो बोलते हैं अपन कार्पल बोन, जिसको अपन बोल रहे हैं रिस्ट जॉइंट, ठीक है, ये वाला। तो इसके अंदर 8 बोन होती है। इसके बाद में ये आती है कार्पल बोन, कार्पल नहीं सॉरी मेटाकार्पल, मेटाकार्पल बोन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये जब रिस्ट जॉइंट का मैं एक्सरे लूंगा तो आप क्या कर सकते हो, इतने सा का तो लोगे नहीं आप कि साहब इतने से पार्ट का ही ले लिया। अपने को कुछ पार्ट जो होगा वो इसका भी इंक्लूड करना पड़ेगा और कुछ पार्ट इसका भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अपन देख सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस एंड अल्ना, आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ये अपने पास में रेडियस और अल्ना हो गई बेटा। रेडियस अल्ना अपने पास में हो गई, तो ये भी इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने पास में। यहां पर होता है जिसके साथ में अटैच होते हैं ना, इनको बोलते हैं बेटा स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टेलॉइड प्रोसेस। एंड फ्रैक्चर ऑफ इंडिविजुअल कार्पल बोन, किसी भी एक कार्पल बोन का फ्रैक्चर यदि हो जाए, जैसे मैंने आपको बोल दिया किसी ने धक्का मार दिया, अचानक गिर गए, तो उस टाइम आपका जो बोन फ्रैक्चर होती है वो कौन सी होती है, स्कैफोल्ड होती है। इसके बाद में आता है पैथोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ऑस्टियोमाइलाइटिस और आर्थराइटिस। इस केस में भी अपन क्या करते हैं बेटा, ये एक्सरे करते हैं। तो सबसे पहली बात आ गई अपने पास में इंडिकेशन। उसके बाद में आती है बेटा अपने पास में टेक्निकल फैक्टर, जिसको अपन बोल रहे थे बेटा एक्सपोजर, कि आपको जो एक्सपोजर देना होता है वो क्या क्या देना होता है। देखिए तो मिनिमम एसआईडी 40 इंच के लिए बता रखिए, मतलब 100 सेंटीमीटर होती है ऑलमोस्ट। एसआईडी क्या चीज होती है, ये होती है बेटा सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इसको बोलते हैं बेटा। मतलब ये मान के चलो आप एक्सरे टेबल है और ये अपने पास में एक्सरे ट्यूब है, यहां से यहां तक एक्सरे आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं अपन एसआईडी। और ये कितनी कितनी होनी चाहिए बेटा, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए ये, या 40 इंच के लिए बोल सकते हैं अपन, 40 इंच। इमेज रिसेप्टर साइज, जो साइज आती है, अब आपको पता है छोटी से छोटी साइज चाहिए होती है 8-10 इंच की जो इमेज होती है उसमें। सेंटीमीटर में यदि आप ले रहे हो, कैसेट या फिल्म की बात अपन कर रहे हैं, कैसेट जो आएगी वो कितने की आएगी बेटा, 18 से 24 सेंटीमीटर लेंथ इंटू विड्थ। कैसेट साइज की यदि अपन बात करें तो देखिए लेंथ वाइज, नॉन ग्रिड, ग्रिड की यूज होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवीपी बहुत कम लेते हैं अपन, तो इसका रेडिएशन बहुत ज्यादा नहीं आती है यहाँ पर, ये कोई काम का नहीं है आपका। केवीपी देखिए बेटा, केवीपी की दो चीजें होती है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुने। एक तो अपन डिजिटल पे करते हैं, केवीपी के बारे में यदि अपन बात करें तो देखिए, यदि फुली डीआर पे कर रहे हो आप, फुली डिजिटल सिस्टम पे यदि आप कर रहे हो, फुली डिजिटल सिस्टम पे यदि आप कर रहे हो तो आपको एक्सपोजर कम में भी काम चल जाएगा इस जॉइंट पे। मतलब आप 50 से 55 केवीपी पे भी काम चला सकते हो।
लेकिन मान लो आपका सिस्टम है, एक्सरे मशीन है वो पुरानी है, तो फिर इससे काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, फिर अपन इसको 60 से 65 के बीच में लेके चलेंगे। जैसे मैंने आपका हैंड PAP पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था आपको कि ये फिक्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप मशीन कौन सी काम में ले रहे हो और कितनी पुरानी काम में ले रहे हो, इन पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो यदि स्टैंडर्ड, यदि मैं बताना चाहूँ कि सर स्टैंडर्ड एक्सपोजर बता दो आप, तो हमें कि आपको ये एक्सपोजर तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो स्टैंडर्ड एक्सपोजर की यदि मैं बात करूँ तो देखिए MA नॉर्मली जो होती है वो 200 की होती है, इसका मतलब जो टेक्निक होती है 200। अभी की जो मशीनें आ रही है ना उसमें 100 की टेक्निक होने लग गई। ठीक है, यदि अपन MAS की बात करें तो MAS आप ध्यान रखिए बेटा 8 से 10 लेना है आपको, चाहे पुरानी मशीन हो चाहे नई मशीन हो, 8 से 10 तो आपको रखना ही रखना है। बात करें KVP की, तो KVP आपको रखना है, डिजिटल के लिए मैंने बताया दिया, कोई सा भी एक लिख सकते हो। यदि डिजिटल सिस्टम है तो 50 से 55, और यदि मशीन पुरानी है तो 60 से 65, आप ये एक्सपोजर फैक्टर पूरा काम में ले सकते हो। ठीक है, चलिए यदि पेशेंट पोजीशन की यदि अपन बात करें, देखिए पेशेंट की पोजीशन तो आप लगाओगे कि किस तरीके से पेशेंट का एक्सरे करना है अपने को। तो देखिए सीट पेशेंट एट द एंड ऑफ द टेबल विथ एल्बो फ्लेक्स अबाउट 90 डिग्री। एक बार मैं रीडिंग लगा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के साथ में समझा दूंगा। पार्ट पोजीशन देखिए अपने पास में दो पोजीशन है, एक तो पेशेंट की पोजीशन, क्योंकि पेशेंट की पोजीशन देखिए अपने पास में 3 तरीके से हो सकती है। सर 3 तरीके से कौन कौन सी? या तो ले डाउन पोजीशन हो सकती है, पेशेंट को लेटा के अपन ले सकते हैं, सिटिंग हो सकती है, या फिर स्टैंडिंग हो सकती है। ये 3 तरीके की पोजीशन हो सकती है। और पार्ट पोजीशन की मतलब क्या हो गया, जिस पर्टिकुलर पार्ट को आप कर रहे हो उसको सुपाइन में रखना है, प्रोन में रखना है, उसको मतलब एक्चुअली किस तरीके से देनी है उसको बोलते हैं पार्ट पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने साथ में हिंदी करी है बेटा, और ये PDF आपको, यदि आप इस नोट्स की PDF आप चाहते हो तो PCW टेलीग्राम चैनल है, वो आप जरूर ज्वाइन कर ले, या फिर वहां ज्वाइन नहीं कर सकते आप पैरामेडिकल कोचिंग वाला ये व्हाट्सएप चैनल है, ये आप जरूर ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पर आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी लेक्चर के बाद में, व्हाट्सएप है। ठीक है, व्हाट्सएप पर चैनल है, उस पर आप जरूर ज्वाइन कर ले, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं फ्रॉम प्रोनेटेड पोजीशन, रोटेट रिस्ट एंड हैंड लेटरली 45 डिग्री स्टेबिलिटी। देखिए सब चीजें मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप डायग्राम ध्यान से देखें। ये देखिए आपके पास में डायग्राम आ गया। पेशेंट की जो पोजीशन है वो कैसी है बेटा, सिटेड पोजीशन है। मतलब पेशेंट कैसा है, बैठा हुआ है टेबल के साइड में। ठीक है, अलोंग साइड द टेबल कर सकते हैं अपन। तो देखिए इसके बाद में देखिए पार्ट पोजीशन की यदि अपन बात करिए तो देखिए पाम जो है नीचे वाली सरफेस वो कांटेक्ट विद द टेबल आनी चाहिए। देखिए नॉर्मली अपने पास में हाथ जो रहता है वो कैसा रहता है, यू रहता है। ठीक है कि नहीं, यू। तो अपन क्या करते हैं, इस वाली जो पोजीशन को बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, क्योंकि जो रेडिएशन दी जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ दी जाएगी, इसलिए बोलते हैं इसको प्रोनेटेड पोजीशन अपन। तो देखिए यहाँ पर पेशेंट सीटेड और स्टैंडिंग बिसाइड द टेबल, टेबल के साइड में, शोल्डर एल्बो एंड हैंड द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब देखिए ये पेशेंट ऐसे बैठा हुआ तो इसी प्लेन में रहना चाहिए, ये तीनों चीजें। ठीक है, आगे देखिए फोर आर्म, कुछ चीजें आपको देखिए याद ही यहाँ पर इसको देख के ही समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपन यहाँ पर नहीं समझा सकते कैमरे के सामने। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा चीजें कि ये पेशेंट की पोजीशन जो लगा रखी है वो कैसे लगा रखी है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, फोर आर्म प्रोनेटेड, प्रोनेटेड मतलब उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद में हैंड प्लेस्ड फ्लैट ऑन द इमेज रिसेप्टर, इमेज रिसेप्टर जहां से इमेज ली जाएगी यहाँ पर, ये टेबल जो होती है उस पर। आगे देखिए फिंगर्स एक्सटेंडेड एंड टुगेदर। एक्सटेंडेड का मतलब फैली हुई रहनी चाहिए, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऊपर नहीं रहनी चाहिए, ये ऐसे फैली हुई रहनी चाहिए। आगे देखिए सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। देखिए अब जो सेंट्रल रे आ रही है यहाँ पर, यदि इमेज रिसेप्टर अपन इसको मान ले, कैसेट मान लेता हूं मैं इसको, यू, ये मान लो कैसेट है, और जो सेंट्रल इमेज आ रही है अपने पास में वो कैसे आ रही है, यू आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे है मतलब 90 डिग्री पर, ये दोनों एक दूसरे कैसे 90 डिग्री पे, इसलिए अपन इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। देखिए यदि सेंटर की यदि अपन बात करें तो सेंटर कहाँ आती है बेटा, मिडवे बिटवीन द स्टेलॉइड प्रोसेस। स्टेलॉइड प्रोसेस कौन से होते हैं बेटा, आप यदि अपने रिस्ट जॉइंट को यहाँ से पकड़ोगे तो दोनों तरफ देखिए नुकीले से बाहर निकलते हैं, उनको बोलते हैं अपन स्टेलॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा उनको अपन, स्टेलॉइड प्रोसेस। तो जो सेंटरिंग होती है ना दोनों के बीच में होती है, यहाँ होती है। ठीक है, ये होती है अपने पास में। यहाँ देखिए लेटरल व्यू की यदि अपन बात करें तो लेटरल व्यू के लिए क्या करोगे बेटा, देखिए इस एंड को प्रोनेटेड पोजीशन से क्या करोगे बेटा,
90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो देखिए कैसे आएगा ये, आप ध्यान से समझिए। ये मान लो इमेज रिसेप्टर है, इमेज रिसेप्टर के बाद में ये टेबल है ये। अब मेरे को क्या करना है, लेटरल करना है, तो लेटरल करते टाइम आप क्या करोगे बेटा, देखिए यूं, तो 90 डिग्री पर आप क्या करोगे, रोटेट करोगे बेटा इसको, देखिए तो रिस्ट विल बी रोटेट फ्रॉम 90 डिग्री, रोटेट एट 90 डिग्री फ्रॉम द प्रोनेटेड पोजीशन। प्रोनेटेड पोजीशन से कितने डिग्री पे रोटेट हो रही है, 90 डिग्री पे रोटेट हो रही है। तो देखिए पेशेंट सीटेड, वही सेम पहली लाइन सेम रखनी है, शोल्डर एल्बो वही सेम प्लेन, आर्म इज ट्रू लेटरल पोजीशन, हैंड एंड फिंगर्स आर नेचुरली पोजीशन यू, ठीक है, यू रखना है बेटा फिंगर्स को, थंब को सेंट्रली परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द, देखिए ये अपने पास में आ गया। आपने क्या किया बेटा, इसको रोटेट किया 90 डिग्री पे, तो देखिए ये जो फिंगर्स है सारी ओवरलैप हो गई, ये स्टेरॉइड प्रोसेस होता है, ये भी क्या हो गए एक दूसरे से ओवरलैप हो गए। तो आपको जो सेंटरिंग करनी है वो कहाँ करनी है, यहाँ करनी है बेटा एकदम, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल रे सेंटर्ड एट द स्टेरॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या होगी बेटा, ओवरलैप होगी। आप ये वाली पोजीशन नहीं देखे बेटा लेटरल की, ये लेटरल की पोजीशन नहीं है, ये टनल कार्पल व्यू की है। जो टनल कार्पल व्यू है ना उसके लिए दे रखी है बेटा ये, नहीं तो जो लेटरल पोजीशन होती है ऐसे होती है, अभी बता दूंगा मैं आपको, देखिए बाकी तो सब चीजें मैंने बता दी। देखिए बेटा परपेंडिकुलर टू आईआर डायरेक्टेड टू मिड कार्पल, और ये देखिए आगे देखिए बेटा कोलिमेट। कोलिमेट आपको कोलिमेशन का मतलब समझा देता हूँ बेटा मैं। जैसे मान के चलो अपना जो कैसेट होती है मान लो पूरी लंबी चौड़ी है, आप समझे इस चीज को, जैसे मान लो कैसेट इतनी लंबी चौड़ी है, कैसेट इसके दो पार्ट मान लो, एक यहाँ तक। अब यदि आप एक्सपोज करोगे तो क्या करोगे, पूरा ये पार्ट एक्सपोज होगा, लेकिन मुझे चाहिए इतना सा पार्ट, केवल ये वाला पार्ट ही मेरे को एक्सपोज करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास में जो इतना बड़ा फील्ड है उसको क्या कर लूंगा, छोटा कर लूंगा, थोड़ा कम कर लूंगा, ताकि मेरे रिस्ट जॉइंट का एक्सरे आ जाए। उसी को बोलते हैं अपन कोलिमेशन। तो देखिए बेटा कोलिमेट टू रिस्ट ऑन 4 साइड्स इंक्लूड डिस्टल रेडियस अल्ना एंड, देखिए कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए बेटा। अभी जैसे लास्ट इससे पहले वाले मैंने बताई थी बेटा इमेज में, जैसे आप देखिए ये वाला इमेज देखिए, आप ये वाला पार्ट देखिए बेटा, तो एक तो ये मेटाकार्पल वाला और दूसरा रेडियस और अल्ना, ठीक है नहीं, ये वाला पार्ट जो होना चाहिए वो इंक्लूड होना चाहिए। बाकी की पार्ट को आप क्या कर दीजिए कोलिमेट। कोलिमेट भी चारों साइड से करना पड़ेगा, इधर से इधर करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ये सब आपने पढ़ा होगा बेटा कोलिमेशन, फिजिक्स के अंदर पूरा बताते हैं कि कोलिमेट कैसे किया जाता है। ये कोलिमेशन आगे देखिए, ये तो अपन ने पढ़ लिया। ये देखिए कोलिमेशन के बारे में बात अपने पास में हो गई। अगला चलिए बेटा, अब बात करें लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन मैंने आपको पूरी समझा दी है बेटा कि किस तरीके से जो हैंड होता है उसको रोटेट करते हैं अपन। देखिए फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियस और अल्ना इज बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द, ये देखिए कुछ व्यूज दे रखे हैं इसमें, कुछ नाम दे रखे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं चलेंगे, इनके नाम दे रखे। देखिए कोलिस, स्मिथ, ये फ्रैक्चर के नाम होते हैं। जब ऐसे फ्रैक्चर जब होते हैं ना तो अपन क्या करते हैं, रिस्ट का लेटरल जॉइंट करते हैं। जो रिस्ट की पोजीशन होती है वो कौन से करते हैं, लेटरल। मतलब एक्सरे जो करना होता है वो कौन सा करना होता है अपने को, लेटरल। कौन से केस में, ये वाले जो फ्रैक्चर दे रखे हैं, बार्टन्स दे रखा है, कोलिस दे रखा है, स्मिथ दे रखी है। आगे देखिए ओस्टियोआर्थराइटिस, इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं बेटा, यही करते हैं, ठीक है कि नहीं। सीएमसी मतलब क्या हो गया, कार्पो मेटाकार्पो जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पो जॉइंट ये अपन लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखिए क्या लाइन लिख रखी है, ओस्टियोआर्थराइटिस को मुख्य रूप से ट्रेपेजियम और पहले सीएमसी जोड़ में प्रदर्शित किया जा सकता, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ये तीनों तरीके के फ्रैक्चर मैंने दिखाए, आपको ध्यान से दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर बार्टन्स दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यदि स्टोलेड प्रोसेस यदि फ्रैक्चर्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन कोलिस फ्रैक्चर। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आपको तो लिख के आना है, नाम याद रह जाए तो लिख के आ जाना, नहीं तो लाइन छोड़ भी सकते हो आप। यहाँ देखिए कोलिस फ्रैक्चर के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर। और लास्ट यदि अपन बात करें स्मिथ फ्रैक्चर, तो देखिए पूरे दोनों सेपरेट होंगे, उसको बोलेंगे पर साथ में एक्सरे भी दिखा रखे हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने काम के नहीं। आगे बात करें बेटा इवोल्यूशन, देखिए किस किस चीजों को अपने को क्षेत्र दिखाई देंगे। देखिए
एनाटॉमी देखिए, डिस्टल रेडियस एंड अल्ना, डिस्टल मतलब ये वाला पार्ट, एंड लिस्ट द मिड मेटाकार्पल एरिया विजिबल। आप जिस भी पार्ट का एक्सरे ले रहे हैं ना वो आपको दिखना चाहिए और वही चीज आपको लिखनी है। देखिए कौन कौन सा, डिस्टल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल ये हो गया, डिस्टल ये हो गया। तो डिस्टल किसका हो गया बेटा, रेडियस और अल्ना का डिस्टल पार्ट हो गया, और इसका प्रोक्सिमल मेटाकार्पल का कौन सा हो गया। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे लिखना है ये। इस तरीके से आपको देखना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी बेटा, ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा और ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा। ये क्या है, कार्पल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और ये क्या है, मेटाकार्पल। अब इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा बेटा, और ये रेडियस अल्ना, जॉइंट के पास में जब जुड़ी हुई रहती है ना, ठीक है, ऊपर से नीचे जब अपन जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है, देखिए पूरी रेडियस और अल्ना की यदि मैं बात करूं, ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं अपन प्रोक्सिमल पार्ट, और टर्मिनोलॉजी समझना बेटा, इसको बोलते हैं अपन डिस्टल पार्ट। तो देखिए फोर आर्म का तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, डिस्टल। इधर देखिए ये कार्पल जो वो मेटाकार्पल का जो आएगा ये कौन सा पार्ट है, प्रोक्सिमल, और ये वाला पार्ट कौन सा है, डिस्टल। तो आप ध्यान से समझना बेटा, इस कार्पल जॉइंट को लेने के लिए अपने को क्या चाहिए, डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस अल्ना एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेटाकार्पल, इसको अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। जो लाइन अपने पास में लिख रखी है वो यही लिख रखी है बेटा, डिस्टल रेडियस एंड अल्ना कार्पल एंड लिस्ट मिड मेटाकार्पल एरिया आर विजिबल। मिड मेटाकार्पल मतलब कौन सा हो गया, प्रोक्सिमल वाला जो पार्ट है वो वाला, ठीक है कि नहीं। आप देखिए बेटा, हाथ, कलाई और अग्र बाहु, फोर आर्म की बात कर रहे हैं ये। आया लंबे एक्सेस देखिए, ये तो दूसरा पॉइंट आ गया, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट है, कम से कम इनकी जो पोजीशन बता रखी है वो बता रखी है कि जो पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है, सब चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ये देखिए एग्जैक्ट पोजीशन ये बता रखी है, यूं आएगी बेटा ये, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से अपन पेशेंट पोजीशन लिखते हैं इसकी। आगे देखिए जो मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यू होता है वो यही होता है बेटा, स्कैफोल्ड व्यू। यदि रीज जॉइंट का एक्सरे आपसे पूछा जाता है तो तीनों के तीनों व्यू आपको लिख के आने हैं बेटा, ठीक है। इसमें एक वाइंडिंग भी लिखी हुई है बेटा। कई बार क्या होता है, स्कैफोल्ड मान लो किसी की फ्रैक्चर हो गई ना, और वो जो पेशेंट है वो कोऑपरेट नहीं कर पाता है कई बार, ठीक है कि नहीं। जैसे मान के चलो किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो आप उसको उठा के ले जाना बहुत भारी चैलेंज हो जाता है। तो उस टाइम अपन क्या करते हैं, यदि पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव होता है तो फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग ही अपने को एक्सरे करना होता है। फिर अपन वहां पर पूरी पोजीशनिंग नहीं लगाते अपने कि अपने को जितना आता है पूरा ज्ञान अपन लगाए, फिर अपने को लगाना नहीं होता, फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग ही करना होता है अपने को। तो वार्निंग देखिए, इफ पेशेंट हैज पॉसिबल रिस्ट ट्रॉमा, do not attempt this position before a routine risk series has been completed and evaluate to rule out possible fracture to distal forearm। देखिए ये इन्होंने बता दिया कि मान के चलो पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है और उसके यदि फ्रैक्चर मेंशन है पहले ही, तो फिर आपको ये करना जरूरी नहीं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, अल्नर डेविएशन अपने पास में आ गए, रेडियस और अल्ना। तो बाहर की तरफ जब जाएगा, देखिए रेडियस नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो ये होती है, आप ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल पे अपन ने इरिस जॉइंट का यू किया है। अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं, अल्नर डेविएशन पढ़ना चाह रहे हैं। तो अल्नर डेविएशन पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, देखिए यू, इसको टर्न करना पड़ेगा 15 to 20 डिग्री। देखिए आप अभी देखिए एकदम सीधा है, उसके बाद में देखिए एंगल बनेगा यू पर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्नर डेविएशन। अब मान लो यदि पहले से फ्रैक्चर है इसके अंदर और यदि आपने हाथ को और घुमा दिया तो हो सकता है डिसलोकेट हो जाए। इस वजह से वार्निंग दी जाती है कि यदि पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव और फ्रैक्चर यदि पहले से फाइंड आउट है, जैसे आप करोगे पीए करोगे ऑब्लिक करोगे, उसी में आपको मेंशन हो जाए कि पेशेंट क्या है, इसके ट्रॉमा है या मान लो हड्डी वगैरह टूटी हुई है, तो फिर आपको ये वाली पोजीशन नहीं करनी होती, ठीक है। चलिए आगे देखिए बेटा, सब चीजें वो की वो ये देखिए, एंगल 10 डिग्री to 15 डिग्री, मैंने आपको बताया 15 डिग्री to 20 डिग्री। ये बाकी आप पोजीशन पढ़ ले बेटा, कॉल्यूमेशन तो जरूरी होता ही है बेटा, ठीक है कि नहीं, ये तो आपको हर में करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, इवोल्यूशन क्राइटेरिया, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देगी, मेनली स्कैफोल्ड के लिए होती है, बाकी सब पार्ट वो दिखाई देंगे जो पहले दे रहे थे। देखिए आप, डिस्टल रेडियस एंड अल्ना कार्पल एंड प्रोक्सिमल मेटाकार्पल आर विजिबल, स्कैफोल्ड शुड बी डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाई देना, बाकी तो हिंदी नीचे लिखी हुई है बेटा पूरी।
दिखाई देना, ठीक है, क्लियरली विदाउट फोर्स विद द एडजेसेंट कार्पल इंटरसेस, ये देखिए ये सब चीजें इसमें दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। बाकी पोजीशन तो वही सेम रहेगी जो पहले वाली थी। आगे देखिए बेटा पोजीशन के बारे में, ये हिंदी वाला पार्ट हो गया। एक्सपोजर देखिए, ऑप्टिमल डेंसिटी, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट विथ नो मोशन विजुअल। देखिए नो मतलब पेशेंट का जो हाथ है ना स्टेबल होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। यदि हिलने, जैसे मान के चलो आपकी कोई फोटो लेनी है तो फोटो पर आप क्या करते हो, स्टेबल खड़े हो जाते हो एकदम एक जगह। यदि आपकी भागते हुए की लोगे तो क्या आएगा, मोशन आएगा, ब्लर आएगी, वो इसी को बोलते हैं ब्लर। तो ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए। इसके अफोर्ड बॉर्डर्स एंड क्लियरली शार्प बोनी ट्रेबेक्युलर, ये सब चीजें उसमें दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन की यदि अपन बात करें तो पोजीशन देखिए बेटा पेशेंट का एग्जैक्ट पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर अल्नर डेविएशन यदि आप देखोगे तो अपने पास में दोनों तरीके के डेविएशन होते हैं बेटा, रेडियल डेविएशन भी होता है, अल्नर डेविएशन होता है। मेनली अपन जो करते हैं वो अल्नर डेविएशन करते हैं। अल्नर डेविएशन मतलब बाहर की तरफ अपन निकालते हैं, रेडियल करेंगे तो अंदर की तरफ। देखिए डेविएशन का मतलब होता है हाथ को मोड़ना, घुमाना। अब घुमाओगे कैसे, यदि मैं अल्नर डेविएशन बोल रहा हूँ तो अल्ना की तरफ, मतलब मान लो ये वाली जो बोन है वो अल्नर है तो कैसे घुमाओगे, यू, और रेडियस है तो कैसे घुमाओगे, यू अंदर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अल्नर डेविएशन, इनको बाहर की तरफ घुमाना है। ये देखिए 15 से 20 डिग्री का एंगल दिखा रखा है अल्नर डेविएशन के अंदर, मतलब ये वाला जो पार्ट है पूरा ऐसे घुमा हुआ रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्नर डेविएशन। बाकी पेशेंट पोजीशन आप यहां से लिख सकते हो। देखिए पेशेंट सीटेड बिसाइड द टेबल, शोल्डर एल्बो एंड हैंड इन द सेम प्लेन, फोरआर्म प्रोनेटेड, प्लेस द अल्नर बॉर्डर टू द हैंड ऑन द इमेज रिसेप्टर। अल्नर डेविएशन के बारे में मैंने आपको सब चीजें बता दी बेटा। सेंट्रल रे कहां करोगे आप, वही करोगे बेटा जो दोनों स्टेलॉइड प्रोसेस उन दोनों के बीच में, मतलब ये वाले जो है इन दोनों के बीच में आप करोगे यहाँ पर। बाकी देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, स्कैफोल्ड बोन आपको दिखाई देगी, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पीसिफॉर्म और डिस्टल रेडियस एंड अल्ना, ये आपको दिखाई देनी चाहिए। रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए आप क्या क्या करोगे बेटा, यूज लेड एप्रन, थायराइड कॉलर। लेड एप्रन तो हमेशा काम में लेना ही लेना होता है। गोनाइडल शीट वगैरह, कोलिमेट टू द एरिया, ये कोलिमेट जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया इसका, तो ये अपने पास में हो गया बेटा रिस्ट जॉइंट का पूरा एक्सरे। अब देखिए यदि क्वेश्चन आपके पास में आता है बेटा कि साहब रिस्ट जॉइंट के बारे में आप बताओ, रिस्ट जॉइंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स पे आ जाए तो देखिए शॉर्ट नोट्स यदि आता है, शॉर्ट नोट्स का मैं बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स आप कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग के पॉइंट लिखे आप। देखिए पेशेंट पोजीशन सेम रहती है तो पेशेंट पोजीशन के साथ कोई चेंज नहीं करे, वो की वही रखे आप पेशेंट पोजीशन। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो टेक्निकल फैक्टर, वो भी आपको चेंज नहीं करने हैं, ये सब चीजें एक जैसी रहेगी। टेक्निकल फैक्टर के बाद में आप कोलिमेशन वाला पार्ट ले लीजिए, वो आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपने पास में जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आता है, एनाटॉमिकल जो इमेज आती है, उसमें आपको चेंज करना है कि आप क्या देखना चाह रहे हो। ऑलमोस्ट तीनों ही करने होते हैं। ये शॉर्ट नोट्स में यदि आप आते हैं तो आप तो एक तो पी व्यू कर दीजिए और एक अल्नर डेविएशन कर दीजिए, आपको लेटरल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन आता है तो बड़े क्वेश्चन में फिर आपको लेटरल पोजीशन भी आपको करनी पड़ेगी, कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में आता है। या फिर शॉर्ट नोट्स में अल्नर डेविएशन भी पूछ लिया जाता है तो अल्नर डेविएशन के अंदर पूरा ही लिखना होता है आपको, ठीक है। तो ये था अपने पास में आज रिस्ट का एक्सरे। इसी तरीके से आप इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए ताकि नए नए जो लेक्चर्स हैं और आते रहेंगे। मैं कोशिश करता रहूंगा यहाँ पर कि प्रॉपर आपको जो रेडियोग्राफी है वो आनी चाहिए, क्योंकि आगे आपके काम में जो आएगा सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो रेडियोग्राफी वाला ही रहेगा, तो वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर डायग्रामेटिकली ज्यादा समझाने की, ताकि आपको एग्जैक्ट पेशेंट पोजीशन पता रहे, क्योंकि पढ़ के पता लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें दे रखी है। बाकी आप यदि देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। बाकी आपको यदि डिटेल कोर्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाके PCW+ जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा डिटेल में। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, पैनल नोट्स मिलेंगे, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो PDF नोट्स, इनकी लैंग्वेज दोनों रहेगी, बोथ हिंदी प्लस इंग्लिश, और साथ में इंग्लिश में आपको अलग से मिलेंगे। साथ में मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे पुराने जो भी आए हुए हैं। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट आपसे स्टार्ट होने जा रहे हैं, रेगुलर टेस्ट, ये चैप्टर वाइज आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, तो थोड़ा सा वक्त मिलेगा ये काम घर पे काम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेवे,
इसके अलावा इस लेक्चर की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप या तो PCW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिस पर आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएगी, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, या फिर पैरामेडिकल कोचिंग वाला व्हाट्सएप चैनल है, इस पर आपको तुरंत चीजें अवेलेबल हो जाएगी, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।